साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं काम की खबर बाय राधे पाल। आज हम जानेंगे एलआईसी के बारे में कि एलआईसी में एजेंट कैसे बना जा सकता है। एलआईसी की किस्त अगर ड्रॉप हो जाए तो उसको कितना चार्ज लगता है, कैसे जमा होता है। एलआईसी का एक एजेंट बनकर आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, कितनी कमाई कर सकते हैं। और एलआईसी में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्लेम कैसे पास होता है, क्लेम कैसे लिया जाता है, इससे संबंधित सारी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के सहायक अधिकारी, विकास अधिकारी वीके भास्कर जी हैं। वीके भास्कर जी, हमारे मंच पर आपका स्वागत है। कि एलआईसी जो है ये कितने वर्ष पुरानी है और इसको रेगुलेट कौन करता है, जनता या लोग इस पर भरोसा कैसे करें। एलआईसी की व्यवस्था में 1956 में यानी पब्लिक सेक्टर को भारत सरकार ने शुरू किया। इसका राष्ट्रीयकरण जिससे पूरी तरह से सरकारी की। और पहली बात यह है कि एलआईसी भारत सरकार की संस्था है इस पर सरकार की भी पैसा अगर नहीं दिए हैं तो मतलब इसमें ये मान के चला जाए कि इसमें पैसा डूबेगा कभी नहीं। भारत सरकार का सबसे मजबूत ये क्या रही है, इस समय लीड है आरबीआई के बाद एलआईसी और इसको ये रेगुलेट होती है आईआरबी में। आई है। आईआरबी के बाद आईआरबी इंश्योरेंस कंपनीज को जैसे शेयर मार्केट का अगर कहा जाए तो सेबी होता है, बैंकों का है, आरबीआई होता है। वैसे ही किसी भी प्रकार की जीवन बीमा कंपनी होगी या इंश्योरेंस कंपनी होगी उसको रेगुलेट। तो जैसे अभी कई बार मामला विकास में आता है, सामने आता है कि फला बीमा कंपनी भाग गई या किसी का पैसा डूब गया, तो वो आक्षेप अक्सर एलआईसी के नाम पर। उसको क्या मानते हैं? एलआईसी ब्रांड में प्राइवेट सेक्टर भी अगर बीमा का काम करती है तो यही कहती है पब्लिक के पास जाती है तो आपको एलआईसी का जी जी, वो एलआईसी के नाम पे प्लान, एलआईसी के नाम पर ही इनका इंश्योरेंस किया। एलआईसी मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम का मतलब भी एलआईसी है। तो जैसे विश्वास होगा इसका, हाँ इसका एक पर्याय है, कोई एलआईसी इंश्योरेंस का पर्याय है ना। वो भले कोई और प्राइवेट सेक्टर की 2000 से ये ओपन कर दिया गया, लेकिन जो हो गए तो प्राइवेट सेक्टर भी आ गए। अब तमाम बैंक इसके के साथ प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जो प्राइवेट है जैसा काम है एसबीआई प्राइवेट। तो ये बताइए कि जैसे आजकल बैंक भी बीमा बेचने लगे हैं, करने लगे हैं, तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? एलआईसी में जाना चाहिए, बेहतर रहेगा, या बैंक के थ्रू जाना चाहिए? देखिए बैंक के थ्रू बैंक को इंश्योरेंस करना चाहिए, लेकिन बैंक इंश्योरेंस कराने के बाद सबसे बड़ा मैटर जो बचता है आफ्टर सेल्स सर्विसेज कि हमने पॉलिसी ले ली, उसके बाद उसकी सुविधाएं हमको क्या क्या मिलेंगी। ये अगर आपको इंश्योरेंस लेना ही हो तो कोशिश 100% ये करिए कि इंश्योरेंस एजेंसी वो एलआईसी का, एलआईसी की ऑफिस हर जिले में 1 से 2 ऑफिस में। आप जैसे सिद्धार्थनगर यहाँ पे 3 ऑफिस है, सेटेलाइट ऑफिस आपके यहाँ पे है पास। तो आप अच्छा यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो वहां उसका मिलान किया। और एजेंट से आप जब पॉलिसी लेते हैं तो एजेंट सर्विस देने के लिए बाध्य है। आपको कहीं कोई जरूरत पड़ जाएगा तो आप तुरंत उस एजेंट को फोन करेंगे और आप अच्छा सर्विसिंग का सबसे पहले दिक्कत यह आती है
कि प्रीमियम सबसे ज्यादा समस्या होती है। हाँ, कई बार ऐसा मामला संज्ञान में है कि एलआईसी में लोग कहते हैं कि हमने पैसा एजेंट को दे दिया, लेकिन वो पैसा हमारा जमा नहीं हुआ। अब बाद में ये हुआ कि आपकी किस्त नहीं जा रही है, तो आपको पेनल्टी चार्ज। ये समस्या का निदान अब क्या एलआईसी के पास है? बहुत आसान है। अब आप बीमा लीजिए, तुरंत आप अपना अकाउंट नंबर फिल करा लीजिए, अकाउंट से पैसा आपको आपकी पॉलिसी का बस ये है कि बैंक पे आपके खाते में पैसा होंगे। अब बैंक भी जाने का पहले ये होता था कि मैच के द्वारा होता था, बैंक अप्रूव करता था आपके सिग्नेचर को, तब मतलब अब ई मैच से हो गया है। आप अपने एटीएम से जैसे बाकी चीजें अपडेट करते हैं, आपका पैसा आपको कटता रहे। दूसरी सुविधा ये है कि आप फोन पे चलाते हैं, गूगल पे गूगल पे, चलाते हैं, पेटीएम, फोन पे, सारी चीजें इंश्योरेंस ऐप बना हुआ, आप उस पर जाइए, पॉलिसी नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आप एक टैक्स आएगा वो डालेंगे, ओके करेंगे, आपका प्रीमियम उठा देंगे, ये बड़ी प्रीमियम देगा वो। तो समय से आप हर महीने मंथली अगर दे रहे हैं मोड में मंथली जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली दे रहे हैं क्वार्टरली जमा कर सकते हैं। मतलब बहुत ही चीज हो गया, किसी को पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। यानी कस्टमर अगर चाहे, जैसे पॉलिसी धारक चाहे तो वो खुद से अपना पैसा अपना पे पैसा कर, जमा कर या फिर अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगा के उसमें से ऑटो डेबिट को एक बार फोन पे से कर देगा, ऑनलाइन पेमेंट आता है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो यूज करे बस। जैसे मान लीजिए कि मैंने आज पॉलिसी ली, ठीक है, आज मेरी रसीद कट गई थी। अब क्या मेरा जो इंश्योरेंस कवर है वो आज से शुरू हो रहा है? तुरंत शुरू। जैसे ही पॉलिसी नंबर आपका आएगा तो आपका अकाउंट वहां से रजिस्टर कर देंगे। उसके यानी- बाद कोई भी कैजुअलिटी होती है तो बीमा दावा कर वो आप आप ये बताइए, जैसे आपने कहा कि बैंक में पॉलिसी लेने की बजाय आप एलआईसी से लें, वो लाभदायक है। तो मैंने ये देखा है कि बैंक जो पॉलिसी करता है, लोगों को ये लगता है कि ये पॉलिसी बैंक का ट्रस्ट बैंक है। वो एक्चुअली होता क्या है, जैसे एसबीआई में बनो या जितनी भी सरकारी बैंक से बैंक को बहुत बड़ा रिलीफ कस्टमर को वहाँ पे बैंक पे होता है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि एसबीआई बैंक अलग चीज है और इंश्योरेंस जो है वो प्राइवेट। तो वहाँ होता क्या है कि बैंक मोस्टली जो होते हैं अक्सर ब्रांच मैनेजर होता है, वो लोग ट्रैक करते रहते हैं किसके अकाउंट, या सपोज कर लीजिए पॉलिसी होल्डर पे भी है, ग्राहक एक कस्टमर यहाँ पे है, तो कोई भी काम बैंक से करना है, हो रहा है कि कोई सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर करना है या कोई बिजनेस में जा रहा है, उसका लेन देन बराबर करना है, तो वो ब्रांच मैनेजर के पास जाता है कि ब्रांच मैनेजर उसको उस बात में देख लेता है, उसको कन्विंस करते हैं। कितना इसकी कैपेबिलिटी है सारी, उसको कन्विंस करता है। अच्छा, क्योंकि बैंक से उसका बराबर आना जाना है, बैंक पे ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट है, तो उस चीज को करता है। इसके बाद वाटर से आपकी बोला ना जी, कि बैंक इंश्योरेंस लेने के बाद हम या ब्रांच 3 साल बाद बदलना, तो मैं पॉलिसी कर दी, उसके बाद सर्विसेज की कोई गारंटी नहीं। दूसरा कोई ब्रांच मैनेजर आएगा, सपोज कर लीजिए उसने एजेंसी का काम नहीं, कंप्यूटर चलता है, वो क्यों आपको कॉर्पोरेट करें। तो आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती है वो माइनर होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। सपोज कर लीजिए कोई क्लेम हो गया, हमारे मान इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत सारे मान लीजिए 3 साल पॉलिसी चला हुई, आजकल तो 20 साल मिल गए, तो अगर वो 2 साल पूरा चला हुआ है, उस आदमी कभी पैसे की जरूरत पड़े तो अपनी पॉलिसी पर ही वो लोन दे, सरेंडर वैल्यू का 90% इंश्योरेंस क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट उस पीरियड के केवल तक पर्टिकुलर टर्म के लिए होता है कि आप आज से लेकर 15 साल तक कंटिन्यू आप प्रीमियम जमा करेंगे और आपकी
जो हमारा कंप्लेंट है इसका सोल्ड वो समस्त लायबिलिटी आपकी तुम्हारी होती है। लेकिन अगर वो पॉलिसी बीच में आप ब्रेक करते हैं तो कंप्लेंट कब होगी, सरेंडर में बंद करने को तो बहुत नुकसान है। लेकिन इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है उसको तोड़ने के बजाय वो उसके ढूंढ लेंगे, अपना काम चला ले, फिर वो उस बात से वो कंटिन्यू करे। ढूंढ लेने से फायदा क्या होता है कि उसकी पॉलिसी चल रही है तो लैप्स नहीं होगी, कोई कैजुअलिटी उसके साथ हो जाती है। तो अगर उसने 2 लाख 4 लाख रुपया लोन दिया हुआ है तो लोन फुल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट क्लेम के टाइम पे सपोज कर लीजिए 10 लाख का पॉलिसी उसने 5 लाख रुपये लोन दिए और उसके साथ कोई कैजुअलिटी अगर वो बोल लेगा तो मामला खत्म था। लेकिन वो चूंकि लोन लिया है 10 लाख की पॉलिसी अभी चल रही, उसका डिस्क्लोजर 10 लाख है और कोई बात उसके साथ हो जाए, अगर एक्सीडेंटल कोई कैजुअलिटी होती है तो उसका 20 लाख करता है, 7 से वो समस्या तक अपना लेकिन सब कुछ सामान्य कोई होती है तो उसको 10 लाख प्लस 5 लाख भी इनको। अब सपोज कर लीजिए 11-12 लाख स्टार्ट वो 5 लाख हो गया, 1 लाख रुपया बहुत हुआ तो एट अ टाइम आप क्लेम पे करेंगे उसका वो 6 लाख रुपया लोन बाकी समस्त पैसे। यदि इससे आपका जो इंश्योरेंस आपने लिया था वो बेनिफिट भी मिल गया, आपको थोड़े समय के लिए अगर पैसे की जरूरत थी आपका ये इसका एक लाभ है। तो ये सारी चीजें सर्विसेज जो एजेंट के थ्रू जाने हैं किसी के बाद कोई इकट्ठा होता है वो तो आदमी परिवार वैसे भी देखा है इसमें उस समय हमारा एजेंट क्या है उसका अगर हमसे लिया है कर जाएगा उसकी समझ वो कोशिश करता है कि अच्छा अपने गुडविल के लिए करे बिजनेस करना है वो भी बिजनेस करना है और ये चीज बैंक परफॉर्म नहीं कर बैंक पाएगा। के पास आप क्लेम लेके जाएंगे, अगर कोई वहां परिचित है तो आपका क्लेम सबमिट कराएगा, अदरवाइज तो आपको डेलीगेट कर देगा कि पता करेंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे क्लेम को दिक्कत होती है। यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं दर्शकों के लिए कि अगर आप बैंक से बीमा कराते हैं पॉलिसी लेते हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो बैंक आपको पॉलिसी दे रहे हैं। अधिकतर बैंक जो है थर्ड पार्टी के थ्रू आपको पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर लोगों को केवल बुला हुआ है पहली बार SBI लाइफ पीएनबी में लगाई उनकी पॉलिसी बेस उसमें उनको बेनिफिट है। बेनिफिट मिलता है वो सर्विस। दूसरा चीज ये बताइए कि जैसे एजेंट बनने की क्या प्रक्रिया है। मान लीजिए कोई युवक है तो सबसे पहले तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दूसरा चीज ये है कि एक व्यक्ति एजेंट कैसे बन सकता है LIC का। तीसरा चीज एड ऑन इसमें ये कीजिए कि एक एजेंट बनकर कितने तक की कमाई की जा सकती है, क्या वो अपना घर परिवार चला सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आजकल बेरोजगारी कुछ टाइम होता क्या है कि आदमी देखते हैं लेकिन एजेंट पहले नंबर ये बताता हूँ आपको कि एजेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन कुछ हाई स्कूल, उसके पास हाई स्कूल हो, पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, बैंक अकाउंट होता ही इतनी ही क्वालिफिकेशन के लिए जरूरत। उसके बाद उनको एक गारंटी का एग्जाम पास करना होता है। ये एग्जाम कहाँ पे देना होता है। यहाँ पे सेंटर अब आजकल भर्ती में भी हम सेलेक्ट होंगे NSCIT का बताती है। अब ये एग्जाम डेली चलता है, सुबह मॉर्निंग 8 डेली आप जब देख लेंगे और टाइम लेंगे दोनों आपके अनुसार लेंगे, आप उस टाइम पे जाइए और एजेंसी पास करते हैं उसको 50 क्वेश्चन की मार्क्स पे 50 क्वेश्चन मिलते हैं और कॉमन सेंस जनरल में बता के कोई भी पता नहीं है वो
और आपको मिनिमम 15 मार्क्स देंगे, 15 आउट ऑफ 50। अच्छा, 50 में से 15 नंबर अगर वो पा गया पंद्रह या 45 थर्ड डिवीजन से भी करो। वो पास हो गया, वो काम कर सकता। दूसरा चीज, अब आपको बता दें कि कैसे वो रोजी रोटी चले। इसको अगर कोई युवक इसको, तो देखिए ये एक तरह का बिजनेस है और उस तरह का बिजनेस है, इसमें आपको कुछ लगाना नहीं। आपको कुछ अपने आप, जैसे अगर आप कोई चीज शोरूम खरीदते हैं या कोई आपको जो है उसमें भर्ती लगाना होता है, यहाँ पर आप क्या किए, फर्स्ट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 10th पास हो गई आप हैं, आपको एक IRDA का एग्जाम क्लियर करना होगा, इसमें से 50 मार्क्स होते आप 15 भी पा गए तो आप बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ चल मतलब खुद को लेकर चलना है और पैसे पाएंगे। उसमें खुद को लेकर चलने का मतलब कि जैसे कंपनी की पॉलिसी वही आपका बनेगा। वो फिर से क्लाइंट आपको, इसको जैसे प्रोडक्ट दो तरह के हैं, एक टेंजिबल होता है, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल कैन टच, या इनटेंजिबल लाइक सर्विसेज। इसको आप दिखा तो नहीं सकते, दिखा सकते हैं, एक्सप्लेन करके दिखा सकते हो, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज है, इसको इसकी आवश्यकता सबको। हमारा एजेंट्स का काम क्या है कि वो पार्टी के पास जाता है, कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर के पास जाएगा तो वहां उसका मेन काम तो होता है उसकी नीड्स कि उसकी आवश्यकताएं हैं। अगर उसने उस चीज को पहचान, बहुत सारी ऐसी चीजें को आवश्यकता है, लेकिन हमें क्लियर है अपने डेयरी फार्म में पता नहीं। तो इंश्योरेंस ऐसा हो है कि वो हर किसी को उसकी आवश्यकता, हर किसी को उसकी नीड्स है, बस उस नीड्स को पैदा करना, जनरेट करना, वो पैदा कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आपका पॉलिसी। इसलिए थोड़ा सा इजी करते हैं उसको। जैसे एक कोई एजेंट बना है मेरे, और वो साल में ज्यादा नहीं 10 लाख की पॉलिसी दे, 10 लाख की अगर उसने पॉलिसी बेच, 10 लाख प्रीमियम उसमें, तो उसके घर पर कितना लगभग उसको वही 10 लाख अगर इसको डिवाइड करें तो 25,000 से ज्यादा बने, 3.5 लाख साल का एनुअल उसका कमीशन कम जी, तो लगभग 28-29,000 जी। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है, बहुत इजी बोली और ये बहुत आसानी से होता है। 10 लाख मतलब कि उसको महीने का 1% भी अगर मिल जाए, 1 लाख प्रीमियम को जमा कर रहा है वैसे में बहुत बहुत आसानी से। और दूसरी चीज, इसमें एक कैरियर, बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपको जब अगर आप क्लब मेंबर हैं, कोई भी क्लब मेंबर है, तो आपको विदाउट आपको केवल उसका कास्ट आपको देना, उसको जो पैसा आपका कटेगा वो जो पैसा आपको देगी, इसका प्राइस देगी, वही रिकवर करेगी। अच्छा, आपको बच्चे की शादी उसके लिए एडवांस फेस्टिवल में प्लान्स है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी ग्रुप इंश्योरेंस है, ये जान लीजिए कि ये ऐसा चीज है कि आपको अपनी इनकम बढ़ेगी। तो अगर आप बताना चाहिए, मोटी मोटा बताना चाहिए, आप इस समय किस पद पर दिल्ली, आपका क्या हुआ? हमारा काम ये होता है कि एजेंसी उनके बिहार पे आप उसको एजेंट को रिक्रूट करते थे, आपके अंडर में ट्रेन करते हैं, उनको गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। कहीं वो पॉलिसी देने जा रहा है, अगर कन्विंस नहीं कर पा रहा है तो वहाँ उसके हमारा काम है। और आपका जैसे हमने देखा मकान और सारी चीजें तो है, तो बिलर सारी चीजें काफी है, तो क्या ये आप LIC से ही? LIC पे आप 15 साल हो। तो साथियों, मैं थोड़ा सा अगर सर आदेश देंगे तो इनके मकान की भी एक झलक आपको जरूर दिखलाऊंगा। और ये सब इन्होंने
LIC से ही, LIC की कमाई से ही जो है बनाया है और सारा अर्जित। मैं ये मेरा बहुत छोटा वो है, आप किसी अपने एजेंट को जो बहुत कॉर्पोरेट लेवल पे काम करते हैं, एजेंसी के लिए ये होता क्या है, हमारे लोग नौकरी करना पसंद करेंगे लेकिन मालिक बनना पसंद। एजेंसी का काम करना होगा अपने मर्जी के मालिक, मर्जी हुआ आप निकले, अपने अनुसार आप निकले काम किए, जिस दिन आपका ठीक नहीं किया आप निकले। लेकिन कंटिन्यूटी ऐसी चीज है, आप चलो तो मुझे आप नौकरी करते 10 से 5 करेंगे, लेकिन 10 से 5 हम अपने काम को अगर किसी के लिए जाते हैं लोगों से मिलते हैं तो उसका आउटपुट वो एक बार करते हैं। तो जैसे अपने जिले में, जैसे ये वीडियो जो है इसी तौर पर वायरल हुई, तो अपने जिले के लोग भी देखेंगे। अगर अपने जिले का कोई युवक आपसे जुड़ना चाहे, LIC में इस काम समय- करना चाहे, इस तो समय तो उसके लिए क्या होता इस है? समय बहुत बढ़िया हमारा कैरियर है नहीं, इसमें वो सारा स्टाइपेंड कमीशन के अलावा पर मंथ ये स्टाइपेंड एज अ सैलरी मिलेगा, स्टाइपेंड उसको बोलते हैं। और इसके लिए उसको मिनिमम परफॉर्मेंस क्या करनी है यदि आप मिनिमम मिनिमम 3 पॉलिसी और साल भर में मिनिमम 20 पॉलिसी, और साल भर में उसको 30 पॉलिसी है। 24,000 मिनिमम अगर वो कमीशन पाता है हिंदी से तो उसको 60,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगी मिनिमम की बात है। और सेकेंड ईयर में वो स्टाइपेंड 4,000 रुपए 12,000 का पॉलिसी, और इनका टारगेट है 30 पॉलिसी और प्लस 4,000। ये बहुत अच्छा। और इसके बाद अभी महिलाओं के लिए ऐसे करने वाली है, अभी वो अंडर प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूँ उसमें स्टाइपेंड 30 है। अच्छा, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए तो स्टाइपेंड 30 है। पहले साल 6,000 ऐसा ही है, ये कंफर्म आएगा और जल्द ही आने वाला है। तो उसके लिए तो जैसे हमारे वहाँ बहुत सारे उनको सेविंग, लेकिन अगर वो इसमें अपना कैरियर बन तो बहुत अच्छा। थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि अगर आप MLM वगैरह कर रहे हैं, जितना एफर्ट उसमें डाल रहे हैं, मुझे लगता है जैसे कि आपने मुझे बताया और मैं LIC को सुनूंगा, तो अगर आप MLM में जा रहे हैं या किसी भी ऐसा टीम बनाने वाले या जोड़ने वाले नेटवर्क मार्केटिंग टाइप में हैं, तो आप वो एफर्ट LIC में लगाकर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कंटिन्यू आपके साथ देखिए रिन्यूअल कमीशन जो होती है तो बहुत बड़ी चीज अगर बहुत सारे पुराने करता हमारे बहुत अच्छे हैं, तो काम कर उनका एज ज्यादा है, 60 साल पे इनकी एक ग्रेजुटी तो 5 लाख इनका यूनियन इसको 20 लाख की मांग कर रहा है और वो भी कर अभी अभी कितना? अभी 5 लाख 60 साल के हो गए, 15 साल की एजेंसी हो गई और 60 साल उसका उम्र हो गई तो उसको जो है 5 लाख ये उनके अकाउंट में हो जाएगा। हाँ तुरंत इसमें सारी सुविधाएं हैं। तो इसको मतलब अगर ऐसे एज अ कैरियर इसको लिया जाए तो इसमें बहुत सारी बेनिफिट है। बस ये है कि जैसे कोई प्रोडक्ट हमारे लोग क्या करते हैं, नए लोग जुड़ते हैं 2 साल पहले गए तो ना सुनने को मिल गया तो नहीं होना चाहिए। कोई नया सामान आता है मार्केट तो तुरंत मार्केट पकड़ नहीं लेता है। प्रोडक्टली स्टेज पे कोई भी प्रोडक्ट आता है ये प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट में गए तो नए प्रोडक्ट हैं तो हमको अपनी बिलीफ क्रिएट करनी चाहिए और रिलेशनशिप मार्केट जितने संबंध आपको अच्छे होते सबसे ज्यादा अच्छे तो नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर किस्त ड्रॉप हो जाता है जी तो उस केस में क्या चार्जेस लगते हैं और कस्टमर को क्या करना चाहिए? तो देखिए कभी भी कोशिश तो कस्टमर को पहले ये करनी चाहिए कि उसकी किस्त प्राप्त नहीं, क्योंकि अगर वो किस्त बंद होती है तो पॉलिसी बंद हो जाती है। पॉलिसी बंद होने का मतलब आपकी डिस्कवरेज, अगर कोई कैटेगरी होती है तो आपका वो लिखने का हिम्मत है वो डिस्कवर नहीं होती। तो पहला नंबर तो उसको प्रोसेस का भी इस तरफ के बाद में कोई बात नहीं हुआ तो जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपनी पार्टी को चालू और अच्छा 6 महीने तक तो आप कोई विदाउट
तो काफी कम हो जाती है ब्याज पे। अगर 6 महीने से ज्यादा भुगतान कम 6 महीने तक तो ब्याज आपको पे हो सकते हैं, तो भी चेक करना चाहिए विदिन 6 मंथ उसको विदाउट चालू चालू। साल भर बाद हो गया 2 साल बाद हो गया तो भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से आपका वापसी आपको नुकसान होता है तो रिस्क कवर तो स्टार्ट हो जाएगा। तो मेनली इसमें हाईलाइट करने वाली बात यह है कि अगर आप पॉलिसी लिए हैं तो प्रयास ये करिए, पहले बार तो प्रयास आप ये करिए कि आप उतने की पॉलिसी लीजिए जितना आप चला सकते हैं। ये नहीं कि आज आपके पास ज्यादा पैसे आ गए तो आप बड़ा जो है पॉलिसी ले लीजिए, नहीं और यार आपके पास तो पहली बार तो आप ये प्रयास कीजिए। दूसरी बार अगर आपकी किस्त ड्रॉप होती है तो आप ये बात जान लीजिए कि आपका रिस्क कवर भी नहीं नहीं यानी अगर आपके पास कोई कैजुअलिटी आपके साथ कैजुअलिटी हो जाती है तो रिस्क कवर नहीं, वो नुकसान आपका ये करेक्ट है। तीसरी बात आप ये बताइए कि जो है अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एफडी कराना चाहे तो वो बैंक जाए या एलआईसी? बैंक और एलआईसी की एफडी में बहुत जमीन है। आपको बता दो बैंक रिस्क कवर और एलआईसी में कोई भी एफडी विदाउट रिस्क कवर नहीं है। तो हमारे वहां सपोज कर लिए बैंक में 1 लाख का एफडी अगले महीने कोई बात होगा उसको 1 लाख भी वापस हो जाएगा, कुछ चार्जेज जो काटेंगे उसकी नामनी प्रक्रिया उसमें भी सेम है। भाई नामनी का उसका डेथ सर्टिफिकेट का उसको देगा, नामनी का देगा, जिसको नामनी बनाएगा सेम प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ क्या है सपोज कर लीजिए 1 लाख रुपया को लर्निंग करना उसका डिस्कवर मिनिमम 1.5 लाख। अगर कोई बात उसके साथ होती है भले वो साल भर तो बिगिन किया है 1 साल में तो बैंक को क्या बात है 4% 5%, लेकिन उसका उसके बाद भी 1 लाख का 1 लाख लेकिन एलआईसी में अगर वो तो अगर कोई कैजुअलिटी होता है तो 1.5 लाख तो वो अभी कोई बात हो रहा है जो उसको 1 लाख का 1.5 लाख का समस्या है वो मिलना ही नहीं। बाकी वो पैसा 10 साल में लगभग उनको वहां भी देना होगा। मैच्योरिटी के टाइम पे ब्याज पे उन लोगों के द्वारा टैक्स काटा कितने परसेंट लगभग 10%। एलआईसी में कितने परसेंट? हमारे वहाँ 2 लाख तक की पॉलिसी है 6 लाख और तो उसके ऊपर होगा 2% ऊपर है जो भी वो पार्टी वहाँ पे दिखाएंगे राइट का। यदि इस मामले में भी एलआईसी के तरफ जाया जा सकता है अगर आप एफडी करा। हाईलाइटेड इसमें पॉइंट ये है कि अगर आप एफडी करा रहे हैं तो जितने समय में बैंक आपको डबल करके अमाउंट दे रहा है लगभग उतने समय में आपको एलआईसी के देगा। लेकिन इसका बेनिफिट एलआईसी का ये है कि आपका रिस्क कवर बना रहता है। दूसरा बेनिफिट ये है इसमें टैक्स 2 लाख तक का टैक्स नहीं कटता है मेच्योरिटी अमाउंट पर, बैंक में कटता है। और उसके अलावा 2 लाख से ऊपर का अगर अमाउंट है तो बैंक में लगभग 10% आपका जो अमाउंट बनेगा मेच्योरिटी अमाउंट उसमें कटेगा, लेकिन एलआईसी में केवल 2% ब्याज। राइट। तो आप ये बताइए कि किस समय एलआईसी की पॉलिसी से तमाम पॉलिसी चल रही है, कुछ ऐसी पॉलिसी 1-2 पॉलिसी जो आप लोगों को बताना चाहें कि उन्हें लेना चाहिए, इसकी तरफ जाना चाहिए। पॉलिसी तो बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन एलआईसी के पास हर लेवल के कस्टमर को एक अनुसार पॉलिसी दी लेकिन इस समय एक बहुत ही अच्छी से हमारे वहाँ भी लोग जाते हैं वहाँ वो लोग कहते हैं कि अगर 70 रुपये 5 साल 10 साल के लिए क्या जमा करता हूँ तो बताइए। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि 5 साल से लेकर जीवन उत्सव में लोग प्रीमियम जमा कर रहे हैं 5 साल से लेकर 16 साल 16 साल तक वो फीस दे सकता है जमा कर सकता है।
2 साल उसको रुकना होगा। 18 में 19वें से 18 साल में 19वें साल से जो भी हमें सपोज कर लीजिए कोई आप किसी का बच्चा था उम्र के हिसाब उम्र के से हिसाब से वो 0 से 55 साल तक के लोगों को क्या एक एज प्रॉपर लीजिए और इसको डिफाइन करिए जरा। देखिए सपोज कर लीजिए वो 1 साल का बच्चा एक साथ उसको आप बाहर भेजना है साथ इंटरमीडिएट पास हुआ वो बच्चा उसको बाहर भेजना है। आपका 2 से 3 लाख पर ईयर उसको आपको फी दो किसी पढ़ने की अमाउंट ये पर ईयर आपको दो। तो सबसे अच्छी बात ये है कि 30 लाख का उसके नाम से एक जीवन उत्सव अभी ये 20 लाख तक क्या समझो समझो 20 लाख समझो ये डिस्कवर 20 लाख समझो लेकिन उसको जमा कितना करना? जमा कितना जैसे आप जमा तो लगभग 16 अच्छा 1,22,000 पे करो 12,000 1,22,000 एक बाई प्रीमियम पर ईयर 16 साल जमा करने के बाद 16 साल में जमा 2 साल होगा 19 साल ठीक उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी इसमें देखिए गारंटी एडिशन की 40 रुपया यानी 20 लाख का अगर जो तो ये गारंटेड 16 साल बाद उसकी अमाउंट बनेगी 30 लाख और प्लस 12 लाख 25 लाख 80,000 12 लाख 80,000 तो 16 साल बाद उसकी वैल्यू जो है 32 लाख 80,000 तो अमाउंट आपका पड़ा। लेकिन 18 साल बाद इसी साल से कुछ बच्चे को पर ईयर 2 लाख हर साल उसको मिलता रहेगा चाहे वो 110 साल की थी ये ये LIC विभाग को ये गारंटी है गारंटी गारंटी। अच्छा बीच में कोई बात होती है सपोज कर दीजिए ना बच्चा 50 साल तक पैसा लिया 50 साल बाद लाख हो जाएंगे तो उस समय 32,80,000 का जो अमाउंट पड़ा हुआ उस बच्चे के नाम उस समय जो भी नाम नहीं होगा 50 साल में अगर डेथ होती है तब 50 साल चाहे जब कभी भी उसका डेथ होता है किसी बड़े के नाम से आप नहीं हुआ मान लो 35 साल का आपने दिया उसके लिए वो 50 साल तक तो 51 साल तक जमा करेगा 5 साल के बाद 53 साल से वो 2 लाख रुपया दे रहा है। सपोज कर लिए 70 साल की उम्र में उसकी डेथ हो रहा है तो 17 साल उसने 2 लाख रुपए लिए उसके बाद जो परिवर्ती अगर उसकी तो 32,80,000 उसके नाम ही खुले तो बड़ी कमाल की पॉलिसी है बहुत अच्छी पॉलिसी ये मिनिमम 5 लाख से लेकर के ऊपर चाहे मतलब बहुत अच्छी कोई पेरेंट्स कोई अभिभावक अगर चाहेगा तो उसका बच्चा 6 मंथ या 1 साल का है उसके फर्दर एजुकेशन के लिए जब वो बड़ा होगा 20 साल का होगा उसके लिए वो अगर 1 लाख एजुकेशन करो 1 लाख या कुछ कितना लगभग 1,12,000 पर ईयर वो लेगा अगर पॉलिसी ले रहा है 1,12,000 एनुअली साल जमा कर रहा है 16 साल तक जमा करेगा 17 साल 16 साल तक जमा करेगा 2 साल रुकना पड़ेगा 18 साल और 19वें साल से उसको ताउम्र पर्यंत उसको 2 लाख रुपया पर ईयर मिलता है हर साल उसको 2 लाख रुपए मिले उससे वो अपनी शिक्षा आगे चला तो पेरेंट्स का दबाव भी खत्म हो भाई बहुत बड़ा दबाव बहुत बड़ा कम से कम उसकी फी तो आ जाएगी आज तो सारा पैसा एजुकेशन में मिलेगा यानी बच्चे के भविष्य की उसको कोई टेंशन पहले से आप भविष्य के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा आजकल टेंशन नहीं है जो नौकरी करने वाले हैं तो 30 लाख का बीमा ले लो 50 लाख का बीमा ले लो हर साल उसको 5 लाख रुपया मिले 50 लाख का अगर उन्होंने बीमा लिया है 50 लाख का जिसको बाद रहेगा उसका जो उस टाइम पैसा बनेगा वो रहेगा उसके बाद हर साल उनको 5 लाख रुपया जब तक वो रहेंगे। अच्छा बीमा बहुत ही अच्छी बहुत अच्छी मतलब आपको 2 लाख रुपया जीवन पर्यंत मिलेगा भी और मृत्यु होने पर नॉमिनी जो उसका पैसा बना हुआ है
और सब 16 प्लस ग्रेजुएट ऑप्शन स्टाफ को तो 16 साल का करना है, 35 लाख 80 लाख करना है, वो अमाउंट नॉमिनी के नंबर। अच्छा, एक जो बात सामने आती है कि कई बार पॉलिसी ले लेते हैं और पॉलिसी में एजेंट कुछ डिटेल नॉमिनी का या ऐसे कुछ थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं देते, तो ये क्लेम लेने में दिक्कत आती है। तो फॉर्म भरते समय क्या ध्यान रखा जाए? फॉर्म ये भरते समय पहला नंबर आज का जो आधार कार्ड में मार्कशीट में बैंक पासबुक जो आपका नाम है पहले तो होना चाहिए। दूसरा आपकी नॉमिनी का जो नाम है वो सही में होना चाहिए। पता चलता है गाँव में आजकल लोग बता रहे हैं कि उतारू नाम रखो। हाँ, उतारू नाम नहीं रख दिया, जब बड़ा हुए तो डॉक्यूमेंट में उसका नाम हो जाए, तो उस समय पेमेंट भाई नाम दो होंगे, उसके लिए तो एक एफिडेविट देना पड़ता है, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, दोनों नाम से व्यक्ति से हाँ वो पेमेंट। लेकिन कोशिश करनी चाहिए ये डिफरेंसेस नहीं, मतलब अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी ले रहा है तो वो अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखे और साथ में नॉमिनी नाम हो, ये चीज ध्यान देना, जिससे फर्दर कोई दिक्कत उनको नहीं हो। पेमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आप कुछ अगर अडॉप्ट करना चाहते ठीक है सर, अब बात बताइए। फिर कभी अगर दर्शकों का कमेंट आ रहा है तो मुझे वो क्या कह रहे हैं या किसी के साथ और कोई ऐसी बातें सामने आती है तो हम जरूर आएंगे। तो एक अंतिम जो है आपसे प्रश्न है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने लोकल का है, इस क्षेत्र का है, सिद्धार्थ नगर जिले का है, वो एजेंट बनकर काम करना चाहते हैं, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? आप अपना नंबर बता दीजिए। 99 84 28 17 22 ये मेरा दूसरा है, 94 51 26 28 इसको संपर्क कर लें, अपना बायोडाटा दे दें। अभी तो बहुत अच्छा मौका ये है कि आज ही आए रूरल पैकेज भेजें, वो सिद्धार्थ नगर में किसी भी ब्रांच से करना चाहिए, वो अप्लाई कर लें, जो है इसका एग्जाम होगा ब्रांच से होगा, उसके बाद वो ट्रेनिंग कंप्लीट की जाएगी तो एग्जाम पर फिर काम करेंगे, और तो कमीशन के साथ स्टाइपेंड भी 5% करना फर्स्ट ईयर, और देन सेकेंड ईयर जो है 4,000। चलिए दर्शकों, आपकी सुविधा के लिए हम आपका जो है के भास्कर सर का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर देंगे। आप जो लोग भी इनसे संपर्क करना चाहें, एजेंट बनकर एलआईसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।